हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपसे कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। इस बार सीबीएसई की 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मोदी सरकार का मैसेज क्लियर है। कोरोना काल में बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना के बीच और तनाव के माहौल में बच्चों के जहन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवा भविष्य की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। मोदी ने यह भी कहा कि परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला एक स्टूडेंट फ्रेंडली फैसला है, छात्रों के हित में है, जो उनकी सेहत को ध्यान में रखकर किया गया है। कई बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, मगर वैक्सीन से लेकर बच्चों के इम्तिहान जैसे मुद्दों पर जबरदस्त सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचे थे, एक एक चीज नोट करके आए थे। और आज हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी एक नहीं 25 मीटिंग्स की डिटेल्स हैं। इससे आप समझेंगे कि मोदी के फैसलों के पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मंगलवार को मोदी के हाथ में बच्चों की फ्यूचर वाली डायरी थी। मोदी डायरी पलट पलट कर पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बात नोट कर रहे थे। सामने की स्क्रीन पर पीयूष गोयल थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, राजनाथ सिंह थे, शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव थे, सीबीएसई के चेयरमैन भी मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा यही था कि इस बार 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। बच्चों के भविष्य का सवाल था, इसलिए करीब 50 मिनट तक मंथन हुआ। मोदी को सारे पॉसिबल ऑप्शन बताए गए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सबकी प्रेजेंटेशन दी गई। और कोरोना के काल को देखते हुए फैसला ले लिया गया। इस बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा रद्द हो चुकी है। मोदी का मैसेज क्लियर था, छात्रों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सहयोगियों के साथ और जो सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन हैं और तमाम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अफसरान हैं, उनके साथ बैठक की। टॉप मोस्ट लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर यह फैसला हुआ है। इस आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद, कि इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों बच्चे पिछले कुछ महीनों से लगातार इस अधर में लटके हुए थे कि उनको इम्तिहान देने पड़ेंगे, तो वो कैसे देंगे। अब ये ऑर्डर की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है प्रधानमंत्री की बैठक खत्म होने के बाद, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर वो दिखा रहा हूं। इसकी ऊपर टॉप जो इसका जो हेडर है वही है, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसल्ड। सीबीएसई के क्लास की 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ये नहीं होंगे। और उसके नीचे लिखा है, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजा कैसे आएगा, तो उसके बारे में बताया गया है, क्लास 12 रिजल्ट्स विल बी मेड एज पर अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि एक समय अवधि के अंदर, एक सीमित समय अवधि के अंदर, एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के तहत यह तय किया जाएगा क्या पैमाना बनाया जाए, और उसके तहत मूल्यांकन किया जाएगा और जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन डिसीजन और क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। पीएम यानी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में लेकर किया गया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एस्पेक्ट। प्रधानमंत्री ने बैठक में ये कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सब सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, उनके बीच में जो एक संशय था, एंजाइटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सटीक शब्द है ये, क्योंकि ये एक एंजाइटी थी सबके अंदर, क्या होगा इस माहौल के बीच, कैसे इम्तिहानों को हम कंडक्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संशय, वो एंजाइटी खत्म करना जरूरी था, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। और स्टूडेंट्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू अपीयर फॉर एग्जाम्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी बच्चे को मौजूदा हालात में, तनावपूर्ण हालात में एग्जाम देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 4 अप्रैल से अब तक प्रधानमंत्री की 26 हाई लेवल मीटिंग्स, कोरोना मैनेजमेंट पर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 14 वर्चुअल बैठकें। मोदी के इंस्ट्रक्शन पर अब तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24 डिस्कशन हुई हैं। मोदी के कहने पर हेल्थ मिनिस्ट्री राज्यों के साथ 97 रिव्यू मीटिंग्स कर चुका है।
अलग अलग विभागों के एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइमली रिस्पांस और टेक्निकल सपोर्ट के लिए 120 से ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। देखने सुनने में आपको ये सिर्फ नंबर्स लग सकते हैं, मोदी विरोधी इसे पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, ऑक्सीजन से वैक्सीन तक मोदी को घेर सकते हैं। राहुल जीरो वैक्सीन नीति की स्क्रिप्ट लिखकर मोदी को कोस सकते हैं। राहुल की देखा देखी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वैक्सीन वितरण नीति के बहाने मोदी पर सियासी हमले कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर जिम्मेदार कौन वाला पर्चा फैल सकता है, मगर इन सबके बीच इस आपदा काल में कोई मोदी की नीयत पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। मोदी को देश के वर्तमान की भी फिक्र है और देश के भविष्य की भी चिंता है। मोदी को 134 करोड़ की आबादी वाले भारत को भी कोरोना से बचाना है और देश के बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है। मंगलवार को 12वीं की परीक्षा को लेकर मोदी की मीटिंग का एजेंडा यही था। मुश्किल वक्त में सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को पता है। दवाई भी जरूरी है, कड़ाई भी जरूरी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। इस बीच कोरोना के फ्रंट से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। नए नंबर सुकून देने वाले हैं। 54 दिनों में पहली बार भारत में सबसे कम 1,27,510 डेली न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। नए केसेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 5 दिनों के फिगर्स देख लीजिए। 28 मई को नंबर्स थे 1,86,364, 29 मई को 1,73,790, 30 मई को 1,65,553, 31 मई को 1,52,734 और अब 1,27,000 से थोड़ा ज्यादा। इस डेटा का बिग पिक्चर यह है कि 7 मई को आए पीक के बाद देश में करीब 70% केसेस में कमी आई है। 43 दिन में पहली बार, जी हां 43 दिन में पहली बार भारत का एक्टिव केस लोड 18,95,520 पर आया है, यानी 20 लाख के अंडर, जो राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में 1,30,572 केस घटे हैं। देश के अलग अलग जिलों से भी गुड न्यूज आने लगी है। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच जहां 531 जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा केस आ रहे थे, अब उन जिलों की संख्या सिर्फ 295 रह गई है। जिलों से ही नहीं, देश के राज्यों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एक हफ्ते से लगातार नए केसेस के नंबर घटे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज यह है कि देश के 32 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवर करने वालों की संख्या डेली न्यू केसेस की तुलना में ज्यादा है। न्यू केसेस की तुलना में नई रिकवरी के नंबर्स लगातार 19वें दिन बढ़े हैं। 28 मई को रिकवर करने वालों का आंकड़ा था 2,59,459। 29 मई को 2,84,601 लोग रिकवर हुए। 30 मई को 2,76,309। 31 मई को 2,38,022 और 1 जून को रिकवर करने वालों के नंबर्स रहे 2,55,287। देश का रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हो गया है और इसमें टेस्टिंग का रोल अहम रहा है। अब तक देश में 34 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त देश में हर रोज 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अर्ली टेस्टिंग का नतीजा यह हुआ कि केस पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। मसलन 4 से 10 मई के दौरान केस पॉजिटिविटी रेट 21.38% था। 11 से 17 मई को 16% से थोड़ा ज्यादा, 18 से 24 मई को 11% से थोड़ा ज्यादा और 25 से 31 मई के बीच ये नंबर 8% पर आ गए, यानी नंबर्स में लगातार गिरावट आए हैं। 7 मई को देश के सिर्फ 92 जिलों में पॉजिटिविटी 5% से कम थी, मगर 31 मई खत्म होते होते इन जिलों की संख्या 344 हो गई। ये हुई कोरोना के नंबर्स की बात, मगर पिछले कई दिनों से देश में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। कोई कैमरे पर कह रहा है कि वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार वैक्सीन दे। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस की टाइमलाइन पर वैक्सीन का जिक्र है और मोदी विरोध की स्क्रिप्ट है। फैक्ट्स की बात किसी को नहीं करनी, बस हिडन एजेंडा चलाना है। एक लेटेस्ट एग्जांपल केरल के मुख्यमंत्री का है। कुछ घंटों पहले केरल के सीएम ने अशोक गहलोत, ममता बनर्जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद में एक एक करके सबको टैग भी किया। चिट्ठी का एजेंडा वैसे तो वैक्सीन था, मगर वैक्सीन वाले एजेंडे के पीछे मोदी विरोधी शब्द छिपे हुए थे।
चिट्ठी में 11 मुख्यमंत्रियों से केंद्र के खिलाफ अपील होने की बात कही गई थी। सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात लिखी गई। यह भी कहा गया कि वैक्सीन दिलाने की जिम्मेदारी को केंद्र ने राज्यों के कंधे पर छोड़ दिया है। अब इसे शुद्ध रूप से वैक्सीन की पॉलिटिक्स क्यों न कहा जाए। याद कीजिए राहुल की यह चिट्ठी। राहुल ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से कहा था वैक्सीन की खरीद और उसके बंटवारे में राज्यों को ज्यादा शक्ति दी जाए। इस सियासत के बीच असली नंबर यह है कि देश में 21 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैटेगरी और डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट कैटेगरी के तहत 23 करोड़ 18 लाख 36,510 वैक्सीन डोज अवेलेबल कराई जा चुकी है और राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 57 लाख 74,331 वैक्सीन डोज मौजूद है। 1 मई से लागू हुई फेज 3 की नई स्ट्रेटेजी के तहत हर महीने सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से क्लियर हुई वैक्सीन की 50% डोज भारत सरकार प्रोक्योर करेगी और ये डोज हर राज्य को पहले की तरह मुफ्त में दी जाएगी। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, मगर आपको सिर्फ वैक्सीन वाला सियासी शोर सुनाया जा रहा है, कोई फैक्ट नहीं बताया जा रहा। मोदी विरोधी बस मजबूरी की बात करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी वैक्सीन की करंट सिचुएशन से लेकर देश की पूरी आबादी को साल खत्म होने से पहले या साल खत्म होते होते वैक्सीनेट करने वाली डेडलाइन पर काम कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा मोदी की वैक्सीन वाली स्ट्रेटेजी। तो जो भ्रांतियां कई बार डिस्कशन में आती हैं, उसके पीछे मुख्य कारण हमेशा एक आतुरता है। हर आदमी चाहता है कि हमें जल्दी वैक्सीन लगे। हर लेवल पर हम चाहते हैं कि हम स्टेट में, नेशनल लेवल पे उसको कंप्लीट करें। तो जैसे बलराम भार्गव सर ने बताया, पॉल सर ने बताया, हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम में समय के साथ गति आ रही है और आने वाले 1-2 महीने बाद सिचुएशन ऐसी होगी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कि हम जिस गति से आज कर रहे हैं उससे मल्टीपल टाइम्स पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएंगे। देश में बहुत ही तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करने की ताकत है। हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ने बार बार और पोलियो उन्मूलन के प्रोग्राम में बार बार हमने दिखाया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 43 लाख पर डे करके दिखाया। 30 अब शुरू हो गए हैं। वैक्सीन की जो भी सिचुएशन है उसके बावजूद भी किसी और देश ने 1.5 करोड़ पर डे भी करके दिखाया। तो हमें कोई डाउट नहीं है इस टीम को, टीम इंडिया को कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया ये करके दिखा सकती है कि उस तेज गति से हम वैक्सीनेट करेंगे और संभव है ये। और इसका जो माइक्रो प्लानिंग है, मीजो प्लानिंग है, स्टेट के साथ कंसल्टेशंस हैं, वो चल भी रही हैं और स्टेट्स पूरे तैयार हैं। वो बताते हैं कि हम इतने तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे राज्यों के साथ लेके, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स के साथ लेके और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ये संभव है और इसको करके दिखाएगा भारत। देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज की एक और खेप हैदराबाद में लैंड कर चुकी है। देश में अगले कुछ महीनों के भीतर ही 4 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। 2021 के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो चुका है। यानी जिस वक्त मोदी विरोधी वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, उस वक्त मोदी फुल कमिटमेंट के साथ देश के लोगों को और देश के बच्चों के प्रति भी पूरी तरह कमिटेड है। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मोदी ने दिन रात एक कर रखा है क्योंकि मोदी को पता है कि बच्चों का भविष्य भी संवारना है और देश का भविष्य भी सुरक्षित करना है। आज अयोध्या से भी बड़ी खबर आई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो रहा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण कितना हुआ। इस पर आज एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है। अयोध्या में राम मंदिर का काम दिन रात चल रहा है, डबल शिफ्ट में चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन अब तक कितना काम हो पाया है, इस रिपोर्ट से आपको मंदिर से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अयोध्या के राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का यह दिव्य स्वरूप कब तक
कब तैयार होगा? रामलला अपने भव्य राम मंदिर में कब विराजमान होंगे और राम भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कब होंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले अयोध्या की लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की नींव भराई चल रही है। काम इतना पुख्ता हो रहा है कि श्री राम का मंदिर हजारों साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कीर्ति पताका बनकर स्थापित रहे। इसी नींव पर श्री राम मंदिर की विशाल और भव्य इमारत खड़ी होगी, जो 360 फीट लंबी होगी, 235 फीट चौड़ी होगी, जिसका शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। नागर शैली में बने राम मंदिर के 5 गुंबद होंगे। इसमें 318 विशाल खंभे होंगे और राम मंदिर 3 मंजिलों का होगा। राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए 400 फीट गुना 300 फीट यानी 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 45 फीट गहरी खुदाई की गई है। यहां से करीब 1,20,000 घन मीटर मिट्टी और मलबा निकाला गया है और अब इस पूरी जगह पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डाली जा रही है। राम मंदिर की नींव में 1-1 फुट मोटी कंक्रीट की 45 परतें डाली जाएंगी। नींव में 4 परत डाली जा चुकी है और 41 परत अभी डाली जानी बाकी है। 1 फुट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। कुल 45 परत डालने का काम अक्टूबर महीने तक पूरा हो जाएगा। 12 इंच की एक लेयर बिछाते हैं, फिर रोलर के माध्यम से 2 इंच तक दबाकर 10 इंच कर देते हैं। 12 इंच की लेयर, मोटी लेयर जब 10 इंच तक आ जाती है तब उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है। इस प्रकार मार्च के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर अब तक 4 लेयर बिछाई जा चुकी है। श्री राम का मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी नींव रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट या आरसीसी से तैयार हो रही है। यह तकनीक बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाने के काम आती है। 60 के दशक में अमेरिका ने इस तकनीक को इजाद किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर वहां किया जाता है जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं। आरसीसी तकनीक से तैयार की गई नींव सॉलिड होती है और सदियों तक डैम को सुरक्षित रखती है। आरसीसी में सीमेंट की मात्रा कम होती है, बिजली घरों से निकलने वाली राख मिलाई जाती है। इस कंक्रीट में पानी की मात्रा कम होती है। कंक्रीट मटेरियल बिछाने के बाद रोलर से दबाया जाता है। राम मंदिर की नींव तैयार करने में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, अब यह समझ लेते हैं। राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर है। यह ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स की सलाह पर राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। उन्हीं की सलाह पर राम मंदिर के लिए नींव की गहरी खुदाई की गई। खुदाई में पहले पुराने ढांचे का मलबा मिला, मलबे के नीचे रेतीली मिट्टी मिली। गहरी खुदाई करने पर भी सॉलिड मिट्टी नहीं मिली। इसी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी बदली और पूरे 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाने का निर्णय लिया गया। बालू के अंदर मिट्टी नहीं है, जब ये तय हो गया तो वहीं से उसको भरने का काम शुरू किया गया। भरने का कार्य पत्थर की गिट्टी, पत्थरों का पाउडर, कोयले की राख, पत्थर कोयले की राख जो एनटीपीसी में तैयार होती है, थोड़ा बहुत सीमेंट, पानी का मिक्सचर, ये मैकेनिकल मिक्सचर, इंजीनियरिंग फील्ड, ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राम जन्मभूमि स्थान से करीब 3 किलोमीटर दूर अयोध्या की कार सेवकपुरम कार्यशाला में राम मंदिर के पिलर तैयार रखे हैं। यहां पत्थर तराशने का काम 30 वर्षों से चल रहा है। राम मंदिर की दीवारों से लेकर गुंबदों तक में जो पत्थर लगने वाले हैं उनको चमका कर तैयार कर दिया गया है। राम मंदिर में लगने वाले हर पत्थर पर कोडिंग कर दी गई है। कार सेवकपुरम में भी इस बात का इंतजार हो रहा है कि इन पत्थरों को जल्द से जल्द राम मंदिर के निर्माण में लगाया जाए, मगर अक्टूबर तक इन पत्थरों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नींव भराई के बाद ही मंदिर के पिलर लगाने का काम शुरू होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नींव का काम पूरा हो जाने के बाद मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि मंदिर के डिजाइन तैयार है और निर्माण का सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रेडी है। जहां राम मंदिर का गर्भगृह होगा ठीक उस जगह पर यह कूर्म शिला स्थापित की गई है। संगमरमर पत्थर से बनी इस कूर्म शिला पर मछली, कछुआ, सांप, मेढक, मगर, कलश और शंख बना हुआ है जो शुभता के प्रतीक है। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर के काम में रुकावटें आ रही हैं? अगर हां, तो उन रुकावटों को दूर किया जा रहा है?
राम मंदिर के निर्माण की सारी कानूनी रुकावटें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दूर कर दी हैं। नींव की मिट्टी में बालू होने की रुकावट आई तो राम मंदिर बना रहे इंजीनियरों ने आरसीसी कंक्रीट का रास्ता निकाल लिया। फिर भी कुछ रुकावटें और हैं। बारिश, कोरोना और लॉकडाउन। राम मंदिर के लिए 3 चुनौतियां हैं। बारिश पर इंजीनियरों का वश नहीं है। अयोध्या में कल भी बारिश हुई। राम मंदिर की नींव वाली जगह पर अगर बारिश का पानी भर जाए तो कंक्रीट की अगली लेयर नहीं डाली जा सकती। पानी निकलने तक इंतजार करना पड़ता है। राम मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर और मजदूर महीने के 30 दिन डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन जून के तीसरे चौथे हफ्ते से मानसून का सीजन शुरू होगा तो नींव भराई में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश शासन और अयोध्या जिला प्रशासन ने राम मंदिर निर्माण को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा है। सारे इंजीनियर और मजदूर साइट पर ही रहते हैं। फिर भी बाहर से कोई मशीन मंगानी हो या मटेरियल लाना हो तो कोरोना कर्फ्यू का असर पड़ता है। भगवान राम के अद्भुत मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, ये हर कोई चाहता है। मंदिर भव्य होगा, ये तय है। मंदिर स्थायी हो, उसके सारे उपाय किए जा रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन भगवान राम का मंदिर ऐसा होगा जिसकी दूसरी मिसाल नहीं होगी। और अब उस पॉलिटिकल स्टोरी की बात करते हैं जो हेडलाइन तो 3 दिन पहले बनी जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की मीटिंग में देर से पहुंची, लेकिन वो कंट्रोवर्सी अब तक चल रही है। कल ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे, तीखे बयान दिए थे। उसके बाद सवाल उठे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कौन सच बोल रहा है, इस मीटिंग से पहले क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ रहा है। मोदी बनाम दीदी की लड़ाई का वर्ड बाय वर्ड डिटेल देवेंद्र पराशर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 28 मई को पश्चिम बंगाल के कलाईकोंडा एयरबेस पर क्या हुआ था? प्रधानमंत्री की मीटिंग में ममता क्यों नहीं पहुंची? उनके चीफ सेक्रेटरी क्यों नदारद रहे? पूरे विवाद की वजह क्या है? इन सभी सवालों पर मोदी सरकार ने सच्चाई अब सामने रखी है। सबसे बड़ा सच तो यह है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ मीटिंग में इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि उसमें बंगाल के नए लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। 28 मई की उस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को इंतजार कराया। बस नाम मात्र के लिए बैठक के अंदर गई और चंद मिनटों में ही वहां से बाहर निकल गई। और इसकी एकमात्र वजह यह थी कि पीएम की उस बैठक के लिए बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने हाल के चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। शायद ममता बनर्जी इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई हैं, तभी एक तरफ पीएम को इंतजार कराया और बैठक में सिर्फ कागज देने के लिए अंदर गई। इस बात की तस्दीक बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी की है। राज्यपाल ने ट्वीट करके बताया है कि ममता ने 27 मई को रात 11:15 बजे उन्हें मैसेज किया था और फिर फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने मीटिंग से दूरी बनाने के संकेत दिए थे। 28 मई को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने और समीक्षा बैठक करने पश्चिम बंगाल गए थे, तब से ही ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बयान दे रही हैं, मोदी सरकार पर इल्जाम लगा रही हैं। इसको पॉलिटिकल वेंडेटर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवार्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। सरकार ने ममता बनर्जी के एक एक बयान पर अपना पक्ष सामने रखा है, सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि ममता ने बयान क्या दिया और वास्तव में क्या हुआ। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि मुझे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और मीटिंग के बारे में देर से बताया गया। मैंने पीएम के कार्यक्रम के लिए अपने प्रोग्राम में कटौती की। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा चक्रवात यास से हुए तूफान का आकलन करने के लिए था। जाहिर है यह दौरा तूफान आने से पहले तो हो नहीं सकता था। जब पिछले साल अम्फान तूफान आया था तब भी पीएम इसी तरह दौरा करने गए थे। इस बार भी ओडिशा और बंगाल को उसी समय पर पीएम के दौरे की जानकारी दी गई, लेकिन ओडिशा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का अच्छे से प्रबंधन किया, जबकि पीएम वहां बंगाल से पहले गए थे। ममता बनर्जी का दावा है कि वो 28 मई को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनका इंतजार करती रही थी। इस पर केंद्र सरकार ने बताया है पीएम मोदी कलाईकोंडा एयरबेस पर 1:59 पर पहुंचे थे, जबकि ममता बनर्जी 2:10 पर पहुंची थी। जाहिर है ममता बनर्जी बाद में पहुंची और प्रधानमंत्री उनका इंतजार कर रहे थे।
इस फैक्ट की तस्दीक खुद ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट से भी होता है कि क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री ने कुछ देर मुख्यमंत्री का इंतजार ही कर लिया। ममता बनर्जी ने मीटिंग से गैर मौजूद रहने पर अपनी सफाई में यह भी कहा, मेरे कार्यक्रम पहले से ही तय थे। ये जरूरी नहीं है कि जब भी प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर आएं, तो हर बार उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री मौजूद हों। कई बार दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं। सरकार के मुताबिक सच तो यह है कि ममता बनर्जी ने पीएम की बैठक में आने पर सहमति जताई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मीटिंग में बंगाल के नेता विपक्ष भी होंगे तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। जाहिर है मामला उनके पहले से तय कार्यक्रम का नहीं था। वो एक दिन पहले ही राज्यपाल को फोन करके अपने इरादे जता चुकी थी। दूसरी बात यह कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से पहले भी ऐसी बैठकों में दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि शामिल होते रहे हैं। 28 मई की मीटिंग को लेकर ममता बनर्जी के तमाम बयानों से एक ये भी है कि सागर में उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था क्योंकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था और फिर वो 15 मिनट और हवा में रहे। सच तो यह है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए था, जैसा कि अन्य सभी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देखता है और वो एक पेशेवर संस्था है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय के तबादले को एक तरफा बताते हुए इस पर हैरानी जताई थी। बंगाल की सीएम ने केंद्र पर इल्जाम लगाया था कि चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब करने को लेकर केंद्र सरकार ने उनसे सलाह मशविरा नहीं किया। नो कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये जस्ट रिवर्स हो गया। प्रायर कंसल्टेशन जीरो था, डिटेल्ड कंसल्टेशन नहीं हुआ। Rule 6 clause 1 prior consultation is there, but you have not done that also. You have added to insult injury. Consultation के बदल में ये रिवर्स हो गया है। No consultation, nothing, no reason, nothing. Only political vendetta works. Why you don't like it, Mamata Banerjee? That's why. Why you are defeated? That's why. Why you know that you are nowhere in Bengal? That's why. Do you think that they should not respect the people's mandate? ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के तबादले के आदेश को असंवैधानिक बताया था, जबकि सच तो यह है कि चीफ सेक्रेटरी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं। ऐसे में केंद्र को उनका ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। मुख्य सचिव ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और पश्चिम बंगाल का कोई अधिकारी पीएम के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। पहले ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के कार्यकाल का एक्सटेंशन मांगा और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जाहिर है ममता बनर्जी बैकफुट पर है। उन्हें पता है कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होने के चलते मुख्य सचिव पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ममता बनर्जी ने यू टर्न लेते हुए मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की बजाय उन्हें रिटायर कर दिया। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी थी। कहा था कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया और अब बिना सलाह मशवरे के बुला लिया। अब सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है उसको अब जस्ट बुला के लेते हैं। It never happens within these 74 years of our history. Purpose of extension was COVID and cyclone. They did not mention in the letter for what reason they want that Alapan Bandyopadhyay CS will join Government of India. What purpose? What is the reason? That they did not mention. They only mentioned the rule, one rule they quoted, 6 clause 1. That rule said that center and state detailed consultation should be there, but no detailed consultation is there, but it is just reverse. प्रतिशोधमूलक आचरण एवं प्रतिशोधमूलक आचरण ये है कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। जो ममता तो खिलाफ में है, इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की बंगाल सरकार की अपील मान ली। ये अपने आप में जाहिर करता है कि मोदी सरकार बंगाल की ममता सरकार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती और उसके साथ पूरा सहयोग कर रही है।
पीएम के साथ मीटिंग के बारे में ममता बनर्जी का कहना है कि वो चीफ सेक्रेटरी के साथ उस बैठक में गई थी। अपने हाथों से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उन्होंने पीएम से ये कहते हुए परमिशन मांगा कि क्योंकि दीघा बैठक के लिए उन्हें जाना है, इसलिए वहां से उन्हें जाने दिया जाए। ममता बनर्जी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस बात की परमिशन दे दी थी, जबकि सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी ने ऐसा कोई परमिशन ममता बनर्जी को नहीं दिया था। जाहिर तौर पे इस पूरे विवाद को लेकर ममता बनर्जी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।